सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज से हम ना एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट की, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे अपने नेशनल पार्क्स को। ठीक है, इसमें हम भारत के एक एक राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे, उसकी डिटेलिंग करेंगे, वहाँ पर कौन से एनिमल, कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं उनको जानेंगे, वहाँ पर कौन सी रिवर है उसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर यूपीएससी ने विगत वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे हैं नेशनल पार्क से, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर ये नेशनल पार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है। आप लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पढ़ोगे, आप लोग बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ोगे, रामसर साइट्स पढ़ोगे, तो इन सब का कॉन्सेप्ट आएगा कहाँ से वो सब हम देखेंगे। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम लोग एक बार प्रश्न को देखते हैं कि आखिर प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, विगत वर्षों में। अब देखो, इस प्रश्न पर गौर करो। ये प्रश्न जो है ना, यहाँ पर देखो इस तरफ जो है ना आपको नाम दे रखे हैं, जैसे कि ये नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये लोकटक झील है, और यहाँ पर नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है, और इधर उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन दे रखी है। ठीक है, तो हमारे माइंड में एक आ गया कि हम जब भी कोई राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे तो हमें उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पढ़नी होगी। ठीक है ना, वो कहाँ पर है। फिर दूसरा देखते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में देखो, इधर जैसे कि जिम कॉर्बेट हो गया, काजीरंगा हो गया, और साइलेंट वैली हो गया, और इधर इनसे जो है ना, इनसे होकर निकलने वाली नदियों का, जैसे कि जिम कॉर्बेट से क्या ये आपकी गंगा, फिर काजीरंगा से मानस, और फिर साइलेंट वैली से कावेरी, तो क्या ये सही मिलान है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर वहाँ की जो स्पेसीज की जो हैबिटेट हो गया, क्या वो स्पेसीज का हैबिटेट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाता है। फिर है ना, फिर कभी कभी क्वेश्चन जो है ना वो स्पेसीज की जो बिहेवियर होता है ना उससे पूछा जाता है। तो हम स्पेसीज के हैबिटेट को तो साथ में करते चलेंगे, लेकिन बिहेवियर को जो है ना हम एक अलग वीडियो के माध्यम से कर लेंगे, जिसमें हम जो भी समाचारों में रहने वाली स्पेसीज होगी, क्योंकि हम हर का तो याद नहीं रख सकते ना, तो जो जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में रहेगी उनको हम जो है उनके बिहेवियर को कवर कर लेंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं वो अपने खुद के बेसिस पर देख सकते हो। बाकी अब हम चलते हैं हमारी वीडियो में। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आईयूसीएन क्या है और आखिर इसकी क्या भूमिका है इन सब में। तो दरअसल देखो, कंजर्वेशन के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर जो संस्था बनी है ना, उसका नाम है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का सतत यूज करने के लिए जो संस्था बनी है उसका नाम है आईयूसीएन। इसका गठन किया गया था 1948 में। ये याद रखना, भारत के आज़ाद होने के जो जस्ट अगले वाला साल था उसी में बनी थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय ग्लेन स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये एक यूएन का पार्ट नहीं है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश जब हम देखते हैं तो वो संस्थाएं यूएन का पार्ट होती है, लेकिन ये यूएन का पार्ट नहीं है। अब जब यूएन का पार्ट नहीं है तो इसके लिए कोई जो फंडिंग होगी वो देगा। तो इसके लिए देखो जो है ना, इसके फंड के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड मॉनिटरिंग के लिए वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब भारत इसका सदस्य कब बना था, तो भारत इसका सदस्य बना था 1969 में। अब जब भारत इसका सदस्य बन चुका है तो हमें कोई एक्ट तो बनाना होगा ना, क्योंकि इसके तहत फिर जो भी कंजर्वेशन करना होगा वो हमें किसी एक्ट के तहत तो करना होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1972, और इस एक्ट के तहत हम लोगों ने क्या किया, अपने नेशनल पार्क, अपनी जो, अब देखो, अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व का। तो बायोस्फीयर रिजर्व आईयूसीएन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये यूनेस्को का कॉन्सेप्ट है। ये क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, उसको भी समझेंगे, क्योंकि आप लोग अगर मॉक इंटरव्यूज देखते हो तो उनमें कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है ना क्या डिफरेंट है, तो उसको भी हम लोग जान लेंगे। अब सबसे पहले आप ये देखो कि इस आईयूसीएन संस्था ने क्या किया, 6 कैटेगरियां बनाई। किस लिए, ताकि प्रोटेक्शन के लिए किया जा सके, प्रोटेक्शन किया जा सके। तो इसने कहा कि विभिन्न राष्ट्रों के लिए ये जो है ना, ये जरूरी नहीं है, जो अनिवार्य नहीं है कि सबको ये कैटेगरियां बनानी है, बल्कि आप अपने बेसिस पर, अपने ग्राउंड लेवल पर देखो कि आपको कौन कौन सी कैटेगरी बनाने की आवश्यकता है, उस बेसिस पर आप कैटेगरी बनाओ। इस बेसिस पर हम लोगों ने जो 6 कैटेगरियां थी उनमें से 4 कैटेगरियां बनाई, और बायोस्फीयर जो रिजर्व वाली कैटेगरी है वो यूनेस्को की आती है, लेकिन हमने इसको कैटेगरी 5 में रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं नेशनल पार्क्स। ठीक है, नेशनल पार्क्स जो है वो आईयूसीएन की कैटेगरी सेकेंड में है। इसके तहत हमें क्या करना है, इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन करना है और उसका रिक्रिएशन करना है। यानी कि हमें जो नेशनल पार्क में फ्लोरा एंड फोना दोनों का प्रोटेक्शन करना है, संरक्षण करना है, कंजर्वेशन करना है, और साथ ही साथ में वहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज को एलो नहीं करना है। ठीक है ना, हाँ, कुछ एक्टिविटीज एलो हो सकती है, बाकी नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार की कोई ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होती है। फिर कैटेगरी 4,
ध्यान रखना। अब आप कहेंगे कैटेगरी सेकंड जो थर्ड सेकंड के बाद थर्ड नहीं है क्या भारत में, तो नहीं, कैटेगरी थर्ड नहीं है, ठीक है। फिर आती है कैटेगरी 4 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की कैटेगरी है, जिसमें हमें कंजर्वेशन करना है किसका, स्पेसिफिक स्पीसीज का, यानी कि हम किसी स्पेसिफिक स्पीसीज पर, हम किसी स्पीसीज को ही, जैसे कि मान लो टाइगर हो गया या फिर और कोई स्पीसीज हो गई, तो हम सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देंगे, सबके ऊपर नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो प्रोटेक्शन होता है वो कम होता है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज चल रही होती है, ठीक है। फिर जो कैटेगरी 5 आती है वो आती है आपकी बायोस्फीयर रिजर्व की, जो यूनेस्को का कॉन्सेप्ट है, इसे हम अलग से देख लेंगे। दरअसल ये ना एक हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उसको भी साथ में रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप पूरा काट दो। दरअसल इसमें क्या होता है ना, इसमें 3 जोन बनते हैं। एक बनता है आपका कोर एरिया, फिर एक बनता है आपका बफर जोन, फिर एक बनता है आपका संक्रमण जोन। संक्रमण जोन में ऑलमोस्ट सब कुछ एक्टिविटीज जो है अलाउ रहती है, जबकि जो आपका कोर एरिया होता है ना, ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, 2002 में, ठीक है, 2002 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन किया, और इसमें जो कंजर्वेशन रिजर्व है और जो कम्युनिटी रिजर्व है इसको भी ऐड किया। तो जो कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब क्या हुआ, एक बफर जोन, यानी कि मान लो ये एक नेशनल पार्क है और ये एक नेशनल पार्क है, इन दोनों के बीच का जो ये बफर जोन है, यहाँ पर भी तो कुछ होंगे ही, कुछ स्पीसीज यहाँ पर भी हो सकती हैं, यहाँ पर भी कोई जैसे कि वन हो गए, तो मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने यहाँ रुका और इन वन को काट लिया, तो ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इनका भी हम लोग जो है कंजर्वेशन करेंगे। फिर आती है कम्युनिटी रिजर्व का मतलब होता है समुदाय, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज चल रही होती है, बल्कि ह्यूमन खुद जो है ना स्पीसीज के संरक्षण करता है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों ने अपने क्षेत्र में, अगर आपके आसपास की कोई सिटीज है, तो ऐसे क्षेत्र जरूर देखे होंगे जहां पर आप लोग जाते हो, वहां पर जो भी स्पीसीज, जैसे कि अधिकांश वहां पर क्या होता है, मंकी होते हैं, तो हम लोग उनको खाना वगैरह बनाना वगैरह दे देते हैं, उनके पानी की व्यवस्था करते हैं। वहां पर जो भी वहां के जो तालाब हो गए उनकी भी हम संरक्षण करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो ये सब कम्युनिटी रिजर्व में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था। अब जब हम लोग बात करते हैं कि, क्योंकि अब देखो जब भी मैं आपको स्पीसीज बताऊंगा ना, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वल्नरेबल हैं। आप लोग देखो, मैं जब भी कोई स्पीसीज बताऊंगा तो मैं कहूंगा ये वल्नरेबल हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये नियर थ्रेटेंड है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप लोग इसका मतलब कैसे निकालोगे कि इसका मतलब क्या है, तो वो हम समझ लेते हैं, फिर हम नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं, फिर कंटिन्यू नेशनल पार्क करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए IUCN ने क्या किया, 1964 में एक और जो संस्था थी वो बनाई, IUCN की रेड डाटा लिस्ट तैयार की। इन्होंने क्या किया, जो विभिन्न देश हैं जो इसके मेंबर हैं, उन्होंने क्या किया, उनके ग्राउंड लेवल पर जाकर ये देखा कि कौन सी स्पीसीज की अभी क्या स्थिति है, यानी कि वो स्पीसीज अपने आवास में पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है, या फिर उसको जो है ना, अब जो प्राकृतिक जो आवास हो गए, यानी कि कोई चिड़ियाघर हो गया, कोई कृत्रिम आवास हो गया, इनमें संरक्षण किया जा रहा है, या फिर क्या उस स्पीसीज की क्या लेवल है अभी, उसकी कितनी जनसंख्या है, इसके बेसिस पर हम इस रेड डाटा बुक में जो है उसकी संख्या मेंशन कर देते हैं, और फिर उसके आधार पर उसको ये कैटेगरी दे देते हैं कि कौन सी कैटेगरी क्या है। अब क्या क्या कैटेगरीज हैं वो देख लेते हैं। अब देखो, अगर आपको किसी भी कैटेगरी के आगे EX देखने को मिले, यानी कि वो कैटेगरी क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी कि वो प्रजाति अब पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। वो पिछले 50 वर्षों से, कितने वर्षों से, पिछले 50 वर्षों से अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, ठीक है ना। अपने किस में नहीं देखी गई, प्राकृतिक आवास में। जो लास्ट प्रजाति थी वो मर चुकी है। फिर उसके बाद में जब आपको EW देखने को मिले, इसका मतलब होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि वो प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में तो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है ना, लेकिन उसको जो है ना हम लोगों ने कहीं आउटसाइड, कहीं कृत्रिम आवास में, एक चिड़ियाघर में हम लोगों ने उसको संरक्षण दे रखा है, उसको एक हैबिटेट दे रखा है, ठीक है। फिर आता है तीसरा आपका, इसमें आ जाती है आपकी थ्रेटेंड, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो आती है आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CR, ठीक है। किसी भी स्पीसीज के आगे अगर आपको CR दिखे ना, तो इसका मतलब होगा वो स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि लास्ट 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में जो है ना, उस स्पीसीज की जो 90% जनसंख्या है वो कम हो चुकी है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो उस स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो 250 से कम बची हुई है। कितनी? 250 से कम बची हुई है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। फिर जब अगर किसी भी स्पीसीज के आगे EN, इंडेंजर्ड लिखा मिले हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि उस स्पीसीज की लास्ट 10 ईयर में जो पॉपुलेशन है वो 70% से कम हो चुकी है, या फिर उस जो स्पीसीज की जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपकी 2500 से कम है। कितनी? 2500 से। पिछले वाले में कितनी थी? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में 250 थी, इसमें कितनी है? 2500।
और फिर आता है आपका वल्नरेबल। वल्नरेबल का क्या मतलब हुआ? वल्नरेबल का ये मतलब हुआ कि जो स्पीसीज हैं उसकी जो पॉपुलेशन है वो पिछले 10 सालों में देखो उसमें थी 90%, फिर थी 70%, अब होगी 50%, 50% से कमी हुई है। या फिर यूं कहूँ इसमें था 250 और इसमें था आपकी 2500, तो इसमें हुई आपकी ऑलमोस्ट 10,000 से पॉपुलेशन कम हो चुकी है उसकी, ठीक है ना। तो ये था आपका क्रिटिकल इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। फिर नियर थ्रेटेंड और लिस्ट कंसर्न में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यानी कि लिस्ट कंसर्न का मतलब हुआ कि वो संकट मुक्त हैं और नियर थ्रेटेंड का मतलब हुआ कि वो संकटापन है, ठीक है ना। अब उस पर संकट मंडरा रहा है, अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो वो धीरे धीरे वल्नरेबल इंडेंजर्ड में भी आ जाएगी। तो ये था इसका मतलब। अब देखो, अब आपके पास में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कौन सी क्या है। फिर भी अगर नहीं आई हो तो एक बार और वीडियो को देख लेना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेशनल पार्क्स में, ठीक है। अब देखो हम लोग एक ही साथ पूरे भारत के नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपके लिए क्या ये बर्डन हो जाएगा, आपके पास में बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ स्टेट्स के करते चलेंगे, तो आपके पास भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा और एग्जाम तक आपको जो है अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर दूसरी बात, आपको जो है एक बार तो सारे रिवाइज कर लेने, फिर उसके बाद में जो जो न्यूज़ में रहे उनको देखते रहना है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो इस इमेज में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन लोकेशन के लिए मैंने ये रख ली थी, बाकी हम लोग देखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब सबसे पहले हम लद्दाख को कवर करेंगे, ठीक है। अब आप मेरे साथ दोहराते रहना, आप कहीं पर भी बैठे हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप बस बोलते रहना, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लद्दाख में अपन लोग देखेंगे हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा नेशनल पार्क? हेमिस नेशनल पार्क। ये भारत का एक हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, ध्यान रखना, और ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा है, ऐसे भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर दो नदियाँ होकर निकलती हैं। अब देखो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना कि इधर नेशनल पार्क दे रखे हैं, इधर रिवर्स दे रखे हैं, तो आपको रिवर्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ से दो रिवर निकलती है, कौन सी? इंडस रिवर और मरखा रिवर। कौन सी? इंडस और मरखा। फिर ये ग्लोबली किसके लिए फेमस है? ग्लोबली फेमस किसके लिए? स्नो लेपर्ड के लिए। बाकी और भी स्पीसीज हैं, लेकिन हमें स्नो लेपर्ड के लिए इसको पता रखना चाहिए, ठीक है। ये आपका स्नो लेपर्ड है और आईयूसीएन कैटेगरी क्या है इसकी? वल्नरेबल है। क्या कैटेगरी है? वल्नरेबल है। अब वल्नरेबल का क्या मतलब हुआ वो आप लोग कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो ये था आपका हेमिस नेशनल पार्क। लोकेशन आप लोग देख सकते हो, लेह के पास में इसकी लोकेशन है, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हम लोग देखो तीन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे किश्तवाड़, एक पढ़ेंगे दाचिगम और एक पढ़ेंगे सिटी फॉरेस्ट, जिसको हम सलीम अली भी कहते हैं। अब सबसे पहले किश्तवाड़ को देखते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं होना चाहिए, बस एक पता होना चाहिए कि रिनाई रिवर यहाँ से निकलती है। अब यहाँ से निकलती है इसका मतलब ये नहीं हुआ, आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ इसका उद्गम है, नहीं, ये यहाँ से अंदर से होकर बहती है, यहाँ इसके किनारे पर ही ये नेशनल पार्क है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका दाचिगम नेशनल पार्क, ठीक है। दाचिगम नेशनल पार्क में आपकी दगवान रिवर जो है उसके पास से निकलती है। फिर जो मार्शल लेक हो गई वो इसी के पास में है। और फिर ये ग्लोबली फेमस नहीं है, लेकिन जो लेपर्ड्स हो गए वो यहाँ पर पाए जाते हैं, और जो कश्मीरी स्टेक हो गई वो भी यहाँ पर मिलती है। कश्मीरी स्टेक का जो आयुसिन स्टेटस है, कैटेगरी है, वो है आपकी CR यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बर्ड देखने को मिलेगी, हिमालयन मोनल, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं कि समाचारों में दिखने वाली ये हिमालयन मोनल क्या है? एक बर्ड है, एक एनिमल है, इस तरीके भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर फोटोज भी लेकर आया हूँ, ताकि जब हम फोटोज देखेंगे तो वो हमारे माइंड में छप जाएगी और पता होगा। जब भी अब आपको कोई हिमालयन मोनल के बारे में पूछेगा ना, तो आपको अगर और कुछ नहीं पता होगा तो ये फोटो तो जरूर याद आएगी, ठीक है। अब फिर हम चलते हैं हमारे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क पर। सिटी फॉरेस्ट या फिर सलीम अली नेशनल पार्क जो है, इनके पास से झेलम रिवर होकर निकलती है, और साथ ही साथ जो डल लेक है वो यहीं पर है, ठीक है ना। फिर हिमालयन सेरो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसकी जो कैटेगरी है वो वल्नरेबल है, और ये इसकी इमेज है, ठीक है। और फिर ये आता है हिमालयन स्नोकुक, ये एक बर्ड है, लिस्ट कंसर्न है, इसकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ये और आएगा ना, यहाँ कहीं पर और आएगा ये, तो मैं उसकी इमेज आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हिमालयन स्नोकुक, ये है आपका हिमालयन स्नोकुक, ठीक है ना। तो ये लिस्ट कंसर्न है और ये इसकी इमेज है, ठीक है। अब अपन लोगों ने देखो जम्मू कश्मीर का कवर कर लिया और लद्दाख का कवर कर लिया। कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों ने हेमिस नेशनल पार्क पढ़ा था। अब रिवाइज करना, दोहराते रहना। हेमिस नेशनल पार्क, इसमें हमने दो रिवर्स देखी थी, एक थी आपकी इंडस रिवर, दूसरी थी आपकी मरखा रिवर। ग्लोबली ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस था, ठीक है। स्नो लेपर्ड की कैटेगरी क्या थी? वल्नरेबल थी। उसके बाद में हम लोगों ने किश्तवाड़ पढ़ा था। किश्तवाड़ में कौन सी रिवर थी? तो रिनाई रिवर थी।
ठीक है। इसके बाद अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था दाचीगम। दाचीगम में आपकी दगवान रिवर थी, मार्सर लेक थी, और लेपर्ड और कश्मीरी स्टेक जिसको हम हंगुल भी बोलते हैं उसके लिए था। हंगुल का जो कैटेगरी है वो है आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और यहाँ पर हिमालयन मोनल पाई जाती थी जिसकी लिस्ट कंसर्न थी। ठीक है। उसके बाद अपन लोगों ने सिटी फॉरेस्ट को देखा था। सिटी फॉरेस्ट में आपकी जो झेलम रिवर थी और डल लेक थी। ठीक है। और इसके बाद में हिमालयन जो सेरो हो गई और हिमालयन स्नोकुक को हमने यहाँ पर देखा था। तो ये हो गया आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। ठीक है। बस इतना आसान है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको इतना पता होगा तो काफ़ी है यूपीएससी के लिए। ठीक है। बाकी हमको कोई रिसर्चर नहीं बनना है कि नेशनल पार्क पर रिसर्च करने बैठ जाएं। अगर इनको ही रटेंगे तो फिर बाकी का क्या होगा। ठीक है। बहुत सारे फैक्ट भी तो रटने होते हैं। अब फिर आते हैं अपन लोग आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अपन लोगों को टोटल 5 नेशनल पार्क देखने होंगे, जिसमें सबसे पहले अपन लोग ग्रेट हिमालय देखेंगे, फिर उसके बाद में इंदर किला देखेंगे, फिर उसके बाद में पिन वैली देखेंगे, फिर इधर 2 आएंगे, एक तो आएगा आपका सिंबालवारा और एक आएगा खीर गंगा। अब आप ना अपने न्यूमोनिक्स बना सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सलीम अली नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी जो 10 किस्त हैं, ठीक है ना, 10 किस्त जो ईएमआई जिसको हम बोलते हैं इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, वो क्या हो गई, वो मिस हो गई। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग अपने न्यूमोनिक्स बना सकते हो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग। इससे क्या होगा ना, देखो अभी तो थोड़े थोड़े हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाद में जब ज्यादा हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो न्यूमोनिक्स से जो है याद रहेंगे। फिर अपन लोग आते हैं अब ग्रेट हिमालयन में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ना, यहाँ से जो रिवर निकलती है वो निकलती है ब्यास या तीर्थन रिवर, जिसको तीर्थन कहा जाता है ब्यास कोई, तो वो यहाँ से फ्लो करती है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एनिमल की बात करें तो एनिमल स्पीसीज में यहाँ पर एक तो हिमालयन ब्राउन बियर पाया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, और एक यहाँ पर हिमालयन ताहर पाई जाती है जो नियर थ्रेटेंड है। ठीक है ना। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी कमेंट कर देना, और नियर थ्रेटेंड का भी कमेंट कर देना। ठीक है। ये आपका जो है बियर है और ये आपकी ताहर है। ठीक है। ताहर क्या है, ये दोनों के दोनों एनिमल है। ठीक है। अब यहाँ कोई बर्ड नहीं पाई जाती है, पाई जाती होंगी लेकिन हमें उतना ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे खास बात यह है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन दूसरे में चलते हैं। दूसरा है आपका इंदर किला नेशनल पार्क, जहाँ से आपकी चिनाब रिवर जो है फ्लो करती है। फिर उसके बाद में यहाँ के एनिमल की बात करें ना, तो यहाँ पर आपको 2 पता होने चाहिए। एक तो ब्लैक बियर, ये जो मासूम सा चेहरा आपको दिख रहा है ये ब्लैक बियर का ही है। अब वो कहते हैं ना, चेहरे की मासूमियत पर ना जाना। ठीक है। अंदर क्या क्या राज हो सकते हैं वो तो यही बता सकता है। ठीक है ना। फिर आती है आपकी हिमालयन आइबेक्स। हिमालयन आइबेक्स आपकी लिस्ट कंसर्न है और इसका जो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है। तो ये है आपकी हिमालयन आइबेक्स। ठीक है। अब देखो हमने 2-3 देखी है, एक हिमालयन आइबेक्स देखी है, एक इधर और देखी थी हिमालयन तार, और एक वो उधर देखी थी हिमालयन सैरो। ठीक है। पता होना चाहिए अलग अलग। अब अपन लोग देखते हैं पिन वैली। देखो पिन वैली में जो है ना, सबसे पहले आती है स्पीति रिवर, और लाहौल स्पीति घाटी भी यहीं पर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ना, ये ट्रिब्यूटरी है, किसकी है, ये है सतलुज की। ठीक है। पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड और हिमालयन आइबेक्स। आइबेक्स मैंने अभी आपको दिखाई थी। फिर यहाँ पर बर्ड, अब देखो मैंने बर्ड जो है ना, जहाँ पर ज़रूरी था वहीं पर लिखा है, बाकी मैंने अननेसेसरी डाटा नहीं डाल दिया है जिसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं हो, और फिर भी हम जो है मैंने बस वीडियो को लंबा करने के लिए डाल दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पर जो बर्ड पाई जाती है हिमालयन स्नोकुक, मैंने एक जगह और बताई थी हिमालयन स्नोकुक, जल्दी कमेंट कर देना। ठीक है। फिर ये जो है ना, यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात यह है भारत का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है। अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट था जो आपका वो ऊपर वाला कौन सा था, ग्रेट हिमालयन, जबकि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर कौन सा है, पिन वैली। ठीक है। अब अपन लोग 2 और हैं उनको कवर कर लेते हैं। देखो आगे सबसे पहले आता है आपका खीर गंगा नेशनल पार्क। ठीक है। खीर गंगा और सिंबालवारा में रिवर आपके सेम ही है, क्योंकि देखो ये जो है ना, खीर गंगा यहाँ पर है और सिंबालवारा यहाँ पर बॉर्डर के पास में है। ठीक है। तो यहाँ से ये पार्वती रिवर होकर ऐसे आ जाती हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर पार्वती रिवर है। एनिमल की बात करें तो स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स और हिमालयन ब्राउन फॉक्स। हिमालयन ब्राउन फॉक्स ये है आपकी, ये हिमालयन ब्राउन फॉक्स है। तो ये यहाँ पर एनिमल पाए जाते हैं। ठीक है। फिर आप पूछ सकते हो बर्ड नहीं पाए जाते, तो मैंने कहा ना अननेसेसरी नहीं हम याद करेंगे। ठीक है। अब देखो सिंबालवारा, सिंबालवारा नेशनल पार्क में वही रिवर पार्वती, पोंटा वैली। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोंटा वैली कहाँ पर पाई जाती है, भाई इधर सिंबालवारा दे दिया, इधर आपको और पोंटा वैली दे दिया, फिर इधर और कुछ दे दिया, इधर और कुछ दे दिया, फिर वहां पर सर ना घूमे, इसीलिए अभी से समझ लो, रट लो इनको। ठीक है।
अब इन लोगों में यार कोई समझने की बात नहीं है, जो समझने की बात होगी उसका आइडिया मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। फिर अब एनिमल की बात करें, और साल के फॉरेस्ट भी यहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब एनिमल की बात करते हैं। देखो एनिमल गोरल, चित्तल और जो नीलगाय यहाँ पर पाई जाती हैं। ये है आपकी गोरल, ये है आपका चित्तल, ठीक है, और इधर ये है आपकी नीलगाय, जिसको हम ब्लू बल भी कहते हैं। अब देखो हम लोगों ने अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख और इसको हिमाचल प्रदेश को कर लिया है। अब जब नेक्स्ट हम करेंगे तो वो हम करेंगे इधर आपके उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, इधर आपका हरियाणा ले लेंगे, और फिर बिहार, और फिर झारखंड को ले लेंगे, ठीक है। इतना हम नेक्स्ट में कर लेंगे। फिर एक दिन इसको ले लेंगे, फिर एक दिन में ये वाला ले लेंगे, राजस्थान गुजरात हो गया, और ये मध्य प्रदेश हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, तेलंगाना, इन सबको कवर कर लेंगे। फिर तो ऑलमोस्ट 3 4 5 लेक्चर में हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे। अब देखो जब भी आप नेशनल पार्क पढ़ो तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, भारत की कौन सी नदी कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, ताकि क्या है आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरी बात, अधिकांश नेशनल पार्क जो है ना, नाम से ही पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर है, और फिर कौन सी स्पीसीज कहाँ पर होगी। अब देखो कोई आपसे पूछे हाथी कहाँ होंगे, तो ऑब्वियसली जब आप ऐसे आओगे तभी हाथी देखने को मिलेंगे। दक्षिण भारत में बहुत सारे हाथियों के जो है ना नेशनल पार्क में हमें हाथी देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर मैं उनकी जो क्या आयुसीएन कैटेगरी है उसके लिए भी कुछ बता दूंगा, तो वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि इसमें देखो, इसमें आपको स्नो लेपर्ड नहीं देखने को मिलेगा। भाई स्नो लेपर्ड नीचे थोड़ी देखने को मिलेगा, जो हिमालय की जैसे जैसे देखो नोटिस करो, जैसे जैसे हम हिमालय की तलहटी में आते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, वहाँ से हमें जो स्नो लेपर्ड हो गए, ये हिमालयन स्नो कोक हो गई, ये देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो माइंड में। बाकी क्योंकि यार रटोगे सारी चीज़ें तो भूल जाओगे, तो रटने की कोशिश मत करना। बाकी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सब कुछ बता दूंगा।